आगे बच्चों स्टार्ट कर दिया आज का पहला सेशन। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर जिगल में बहुत डिफिकल्ट जाता है एक चैप्टर जिसका नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब ये जो चैप्टर है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इसको पढ़ना कैसे है। तो देखिए नोट्स जो मैंने बनाई है ये खास करके मैंने आपको आपके लिए खास नोट्स बनाई है। मतलब आप मूडी अगर देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट आपको देखने को मिलेगा, बट आपके लिए खास करके मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाई है। अभी ये नोट्स में खासियत क्या है बच्चों, देखिए हर जब आप नोट्स पढ़ोगे तो इसमें मैंने मेरा खुद का एक ओपिनियन डाला है जो हिंदी में है बेसिकली, ताकि आपको जब आप पढ़ोगे ये सब चीज़ें तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्ट क्यों पास किया। अभी सीएस एग्जीक्यूटिव में अगर आपको मैक्सिमम स्कोर लाना है इस सब्जेक्ट में, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब्जेक्ट में ये लॉ क्यों पास किया है, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है। ये आपको समझ गया तो आपको आगे पढ़ने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए अगर आपने देखा जाए तो सबसे आगे फर्स्ट ये एक्ट क्यों पास किया, मैंने हिंदी में बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है आपके लिए कि ये कुछ लॉ को अमेंड, मतलब जो इंडिया में ऑलरेडी जो लॉ पास किया है उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए बनाया गया, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, एक स्पेसिफिक रिलीफ मिल जाएगा, आपको एक जस्टिस मिल जाएगा। भाई रिलीफ चाहिए, पैसा नहीं। अभी होता है क्या बेसिकली, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप क्या होता है ना, बहुत सारे एक्ट में बहुत कुछ लिखा है, ये सुनो। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात करोगे सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या हुआ, मैंने एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अभी ए ने बोला कि भाई साहब मैं तुझे गुड्स बेचता हूँ, तो बी ने बोला ठीक है मुझे बेच दे। बी उसके बदले में उसको पैसा देने देने वाला 1 लाख रुपये, कितना, 1 लाख रुपये। अभी ए उसको गुड्स बेचेगा, बी उसको पैसा देगा। अभी इस केस में क्या हुआ ना बच्चों, जो ए गुड्स बेच रहा है ना बी को, वो बहुत प्रीशियस है, मतलब मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा ये गुड्स, ऐसा यूनिक गुड्स बनाया था और बहुत स्पेशल गुड्स है, ये कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। तो ए किसको बेचने वाला है, बी को बेचने वाला है। तो इस केस में बी ने क्या अजम्पशन किया था कि गुड्स मुझे आने वाले हैं, तो बी बोलता मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। अब होता क्या बच्चों, सडनली ए बोलता है कि मैं आपको नहीं दूंगा गुड्स वो। अभी ए सडनली डिनाई कर रहा है कि मैं आपको गुड्स नहीं बेचना चाहता। बी ने बोला भाई साहब मैं पैसा देना चाहता हूँ, मुझे गुड्स चाहिए। ए ने बोला नहीं नहीं, आप कितना भी पैसा दो ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको गुड्स नहीं बेचूंगा। अब इस केस में देखिए बच्चों, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओगे तो इसमें क्या होगा, कंपनसेशन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। बात खत्म कि आपने, बी ने बोला था मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट या कुछ भी डैमेजेस बी को हो सकता है, तो वो पैसा ए को देना पड़ेगा, बिकॉज ए ने डिनाई किया। और अभी ये जो एक्ट क्या कहता है पता है बच्चों, अगर इन केस अगर आपको उस पर्सन का, इन केस उस पर्सन का परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस मतलब उसने परफॉर्म करना चाहिए, वो गुड्स बी बी के पास आने चाहिए, ए ने वो गुड्स बेचने चाहिए बी को। तो इस केस में अपन क्या कहेंगे बच्चों कि इसे कहेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अभी ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब उसको वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, बिकॉज पैसा मैटर नहीं करता यहाँ पे। यहाँ पे मैटर क्या करता है अपने को, वहाँ पे अपना उसका परफॉर्मेंस मैटर करता है, क्योंकि अपने को कंपनसेशन मनी में नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस में चाहिए। तो बहुत सारे एक्ट में ना बच्चों कंपनसेशन दिया हुआ है, बट अपने को इंटरेस्ट किस में है, अपने को इंटरेस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में है, स्पेसिफिक रिलीफ में है। एक जस्टिस चाहिए अपने कि भाई साहब उसका परफॉर्मेंस चाहिए, वो गुड्स नहीं चाहिए। आपको मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ तो बहुत सिंपल है, आपको और अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल ए है। अभी ए के पास ना मेरे पापा की एक पुरानी गाड़ी थी जो पापा ने बहुत साल पहले बेच दी थी। अभी ए के पास फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ठीक है, एग्जांपल समझिए। अभी ए के पास ये क्या बच्चों गाड़ी है, अब ये मैं कौन हूँ, बी हूँ। अब ए एंड बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने ए को बोला भाई साहब ये गाड़ी मुझे दे दी, मेरे पापा की गाड़ी थी ये। तो ए ने बोला ठीक है मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए में गाड़ी बेचता हूँ, मैंने बोला ठीक है भेज 1 करोड़ रुपए। तो अभी ए मुझे गाड़ी देगा, बी मतलब मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बट ए सडनली डिनाई करता भाई साहब मैं नहीं दूंगा आपको गाड़ी। अब यहाँ पे ए जो गाड़ी नहीं देने वाला है, इसका जो डैमेजेस है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो फीलिंग्स है, उसको काउंट करना या उसको आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो मुझे वापस नहीं चाहिए कि 1 करोड़ रुपये मुझे वापस दीजिए, वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका परफॉर्मेंस, वो गाड़ी मुझे वापस आनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी क्या है, एकदम स्पेसिफिक है, एकदम यूनिक है। ये मार्केट में ये गाड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको चाहिए। तो बेसिकली बच्चों अगर आप ये किसी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हो, तो उस केस में अपन मानेंगे कि ये स्पेसिफिक लिफ्ट चाहिए, एक परफॉर्मेंस चाहिए। तो ये सिंपल मीनिंग है। जब तक आपको चैप्टर का मीनिंग नहीं समझेगा, सब्जेक्ट का मीनिंग नहीं समझेगा, तब तक आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चों। तो ये पहला आपको समझा, ये जो मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई साहब कि ये जो लॉ बनाया गया है बेसिकली, ये कुछ ऑलरेडी जो इंडिया में लॉ है उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अपने को इंटरेस्ट पैसे में नहीं है, अपने को इंटरेस्ट जस्टिस में है, परफॉर्मेंस में है।
तो ये बेसिकली इस एक्ट का कहना है। सबको समझा? ओके। अब देखिए सबसे आगे फर्स्ट, इसके बेसिस पे अपन इमीडिएटली लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर देंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो इमीडिएटली इसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आपको कोई पूछना है मेरे को कि सर कोई डाउट है या कुछ पूछना है आप, तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस कह देना। ये नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ये नोट्स, ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी इस नोट्स के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ये फर्स्ट सेक्शन 5 पढ़ते हैं। अब सेक्शन 5 क्या कहता है यहाँ पे, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी आपने किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी दी होगी, उसको वापस रिकवर करना है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है कि भाई साहब, जिस पर्सन के पास पोजीशन है, जिस पर्सन के पास पोजीशन है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो रिकवर कर सकता है। अब रिकवर करने का तरीका कहाँ पे मेंशन किया है, सिविल प्रोसीजर कोड में मेंशन। जैसे मेरी कुछ प्रॉपर्टी, बच्चों याद रखना सेक्शन 5 याद रखना, 5 हाथ बड़ा दिख रहा है, 5 तो इमूवेबल प्रॉपर्टी समझना, 5 का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी। तो जब आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके जाता है तो आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, ये कहाँ पे मेंशन किया गया बच्चों, ये मेंशन किया सिविल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड में मेंशन किया गया। बट आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास क्या बच्चों, आपके पास बेटर टाइटल है। बेटर टाइटल मतलब, अभी फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ये लॉ की लैंग्वेज बहुत ईजी है आपको समझने की। देखिए बेटर टाइटल मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फ्लैट में एज अ टेनेंट रहता हूँ, तो मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है, आप उसके ओनर हो, आपके पास ओनरशिप का टाइटल है। तो अपन दोनों में सबके, अपन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो बेटर टाइटल किसके पास है, बेटर, तो वो आपके पास है, क्योंकि आपके पास ओनरशिप टाइटल है। मेरे पास तो रेंट एग्रीमेंट है, तो रेंट एग्रीमेंट इज नॉट अ बेटर टाइटल देन ओनरशिप टाइटल। ओके, यहाँ पे लिखा है मैंने, भाई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो प्रॉपर्टी आपका है। सिंपल सी बात है, ये कौन कहता है, सेक्शन 5 कहता है। अभी देखिए, अगर कोई पर्सन है जो डिस्पोजेस करता है आपकी इमोबल प्रॉपर्टी बिना आपके कंसेंट के, अनफेयर मतलब बिना आपके परमिशन से कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज करता है अनफेयर, तो उस केस में क्या होगा, विदाउट आपकी कंसेंट से, तो एनी पर्सन हु हैज़ बीन इन पोजीशन ऑफ एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू कि मे थर्ड पार्टी बाय सूट रिकवर पोजीशन नॉट विस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेटअप इन सच सूट। अब इसका मतलब क्या बच्चों, याद रखना, अगर कोई इंसान है, जो इंसान आपकी प्रॉपर्टी लेके जाता है या आपकी प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस करता है, इमोबाइल प्रॉपर्टी को, अभी सेक्शन 5 क्या कहता है, जिसके पास ओनरशिप उसकी वो प्रॉपर्टी है। सेक्शन 6 क्या कहता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके पास से कोई लेके जाता है विदाउट योर कंसेंट, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो बच्चों, उस केस में आप वो पोजीशन को वापस रिकवर कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैसे में इंटरेस्ट है क्या, नहीं है, आपको इंटरेस्ट किस में है बच्चों, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। अगेन स्पेसिफिक कौन सा एक्ट पास होगा यहाँ पे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी नॉट इन मनी। ठीक है, चलिए। अभी सेक्शन 6, तो उसके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हो, बट सेक्शन 6 का सूट आप किसके अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते, फिर ना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। जब किसी इंसान ने आपके पास से कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, तो उसके 6 महीने के पहले आपको क्या करना है, सूट फाइल करना उस इंसान के अगेंस्ट। क्या रहना, आफ्टर 6 मंथ्स आप फाइल नहीं कर सकते, या दूसरा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप क्या कर नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 6। और कोई अपील भी कर नहीं सकते आप। अपील का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, एनी ऑर्डर, डिक्री या डिक्री पास इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर द सेक्शन 6 न शेल नॉट एनी रिव्यू, रिव्यू मतलब डिसीजन को वापस रिव्यू नहीं किया जाएगा, और ना ही उस डिसीजन को वापस अपील किया जाएगा। क्योंकि भाई साहब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं तो आप अपील कैसे करोगे, सीधी सी बात है। ये सुनो, और ये इस केस में बोला कि भाई साहब इस केस में कोई अपील भी नहीं है, कोई रिव्यू भी नहीं है। देखिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस नहीं जाएगा, 6 मंथ्स एक्सपायर हो चुके हैं, केस नहीं जाएगा। इसके अगेंस्ट आप अपील भी नहीं कर सकते, रिव्यू भी नहीं कर सकते, एंड आपके पास अगर डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो आप अपील भी नहीं कर सकते। क्योंकि अपन ने पढ़ा था सेक्शन 5 क्या कहता है, कि जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जिसके पास बेटर टाइटल है, वही उसका ओनर होता है। तो ठीक है बच्चों। बट सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 ये कहता है कि हम आपको डिबार नहीं कर रहे, मतलब हम आप ये नहीं कहना चाहते आप कभी नहीं कर सकते, बट आपके पास अगर बेटर टाइटल है तो हम आपको क्या कर सकते हो, अल्टरनेट रेमेडीज दे सकते हैं, आपके पास ऑप्शन हो सकता है, या हम आपको रेमेडी दे सकते हैं, बट आपके पास बेटर टाइटल होना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है तो मत आओ, डॉक्यूमेंट है तो आ जाओ बिंदास। तो ये दोनों का मीनिंग है। तो एक बार आइए अपन बात करते हैं ये मोबाइल प्रॉपर्टी की। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो कैसे याद करने का बच्चे, तो देखिए कैसे याद करने का, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, इन दोनों को ऐसा करने का डिवाइड। अभी बहुत ईजी है स्पेसिफिकली फैक्ट को याद करना।
तो सेक्शन 5 क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 5 कहता है कि जिसके पास बेटर टाइटल है, ठीक है, जिसके पास बेटर टाइटल है वही क्या कर सकता है, अपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। जिसके पास क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेटर टाइटल है। आप एग्जाम में आप एग्जांपल भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपके एग्जांपल दे सकते हो कि ए के पास फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ठीक है। अब ए एंड बी के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट हुआ है, तो बी के पास क्या है बच्चों, बी के पास रेंट एग्रीमेंट है, क्योंकि बी को अपन ने प्रॉपर्टी क्या दी है, एज अ रेंट पे दी है। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या हुआ है बच्चों, रेंट एग्रीमेंट हुआ है। तो बी के पास क्या है, रेंट एग्रीमेंट है। ए के पास क्या बच्चों, ए के पास ओनरशिप टाइटल है। अब इन दोनों में से बेटर टाइटल कौन सा, इन दोनों में से बेटर टाइटल ए के पास है, तो ए विल बिकम अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट इज सेक्शन 5 ये कहता है। सेक्शन 6 क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर आपके पास से किसी ने प्रॉपर्टी डिसपोजेस कर दी, मतलब विदाउट योर कंसेंट, आपकी कोई कंसेंट नहीं है, विदाउट आपके कंसेंट से किसी ने आपकी प्रॉपर्टी डिस्पोजेस कर दी, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो बच्चों, सूट फाइल कर सकते हो। सूट कहाँ पे मेंशन किया है, सिविल प्रोसीजर कोड में मेंशन किया है, सीधी सी बात है, यस सुनो। बट इन केस आप ये सूट किसके अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते, इसमें एक्सेप्शंस दिया है। कौन से एक्सेप्शन है, पहला केस, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकते। दूसरा, अगर आपका डिस्पोजिशन से 6 मंथ कंप्लीट हो चुके, कितने मंथ, 6 मंथ कंप्लीट हो चुके, तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते। बट इनका ये कहना है कि भाई साहब हम आपको डीबार नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं कि हम आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, बट अगर इन केस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी के बेटर टाइटल है, तो आप आ जाइए, आप क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। अदरवाइज इसके अगेंस्ट आप कोई भी अपील या कोई भी रिव्यू नहीं कर सकते। रिव्यू मतलब ऑलरेडी डिसीजन पास किया उसके अगेंस्ट रिव्यू नहीं कर सकते, या जो डिसीजन पास किया उसके अगेंस्ट हायर कोर्ट भी नहीं जा सकते। देखिए रिव्यू सेम कोर्ट में होता है, रिव्यू क्या होता है, सेम कोर्ट में, जैसे किसी कोर्ट ने डिसीजन पास किया उसी कोर्ट में वापस रिव्यू किया जाएगा। बट एप्पल हायर कोर्ट के पास जाएगा, तो ये भी उस केस में पॉसिबल नहीं बनता। ये था सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। देखिए ऐसे आप सिंपल नोट्स बनाओ ना, सेक्शन 5 सेक्शन 6, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आती है भाई साहब, तुम कैसे भी आंसर लिख। मेन क्या होता है ना, नोट्स निकालना। अभी देखिए एग्जाम में इतनी बड़ी नोट्स आप पढ़ पाओगे क्या, कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज है, अपने लैंग्वेज में लिखने का नोट्स। अब आते हैं अपन क्या बात करते हैं बच्चों, 5 6 अपन सेक्शन पढ़ लिया। अभी सेक्शन कौन सा बात करेंगे अपन, 7 8, ये किसकी बात करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो 5 6 ये मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड 7 8 कौन सा है, मूवेबल प्रॉपर्टी। चलो इसके बाद अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करें। सेक्शन 7 क्या कहता है, अ पर्सन पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल, जिसके पास भी पोजीशन है वो रिकवर कर सकता है। कहाँ पे लिखा है, सेम जो सेक्शन 5 में लिखा था सेम सेक्शन 7 में लिखा है, कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, अगर किसी के पास से वो डिस्पोजेस करता है, तो उसका प्रोविजंस कहाँ पे मेंशन किया है, सिविल प्रोसीजर कोड में मेंशन किया है। जैसे अभी एक ट्रस्टी है, ट्रस्टी मतलब थर्ड पार्टी, किसी के बिहाफ पे वो मैनेज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 17 साल है, तो मेरी प्रॉपर्टी कोई तीसरा इंसान मैनेज कर रहा है, तो उस केस में उसे ट्रस्टी कैसे कहा जाएगा, जो मेरे बिहाफ पे क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को मैनेज कर। तो अगर ट्रस्टी में सू अंडर दिस सेक्शन, ट्रस्टी सू कर सकता है फॉर द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द पर्सन हुम इज अ ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड। इसका मतलब क्या बच्चों, में आपको बता, देखिए ए है 17 साल का बच्चा, ए कितने साल का बच्चा बच्चों, अब उसकी प्रॉपर्टी है फॉर, ये प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी मैनेज करने की वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, बिकॉज वो माइनर है। तो उसके जो चाचा है बी, ये कॉन्ट्रैक्ट करते किसके साथ, सी के साथ, कि ये प्रॉपर्टी आप मैनेज कीजिए। तो सी को एज अ वॉचमैन अपॉइंट किया है, यहाँ पे सी क्या है, एज अ वॉचमैन है। तो सी क्या करता है बच्चों, सी बी की जो सी क्या करता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेज करता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, बी एंड सी के बीच में। बट यहाँ पे बच्चों बी कौन है, बी ट्रस्टी है, बी प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ए। और यहाँ पे बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसको मिलने वाला है, ये प्रॉपर्टी किसके लिए मैनेज की जाएगी, ए के लिए। यहाँ पे बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है, ए। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, कि ट्रस्टी मैसू, तो इस केस में आप क्या कहते हो कि सर जिसके पास पोजीशन वही केस कर सकता है, मतलब जनरली सेक्शन 7 क्या कहता है कि जिसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी वो केस करेगा। तो यहाँ पे केस किसने करना चाहिए था, ए ने करना चाहिए था। बट ए यहाँ पे क्या है, 17 साल का है, तो उसके भी यहाँ पे ट्रस्टी कौन है, यहाँ पे बी है, तो इस केस में केस कौन फाइल करेगा, बी केस फाइल। केस हम लोग, चलिए सेकेंड, a special temporary right to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section। अभी टेम्पररी पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल आप सोचिए ए, अब ए ने क्या किया ना भाई साहब, उसकी एक गाड़ी है, अभी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात चली, ए ने अपनी गाड़ी दी बी को यूज करने की। अब ए ने अपना जो राइट है वो टेम्पररी किसके पास ट्रांसफर कर दिया, बी के पास ट्रांसफर। तो ए हैज ट्रांसफर देयर राइट फॉर टेम्पररी पर्पज टू द बी।
अभी इस केस में अगर बी के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो जाता है, बी के गाड़ी को कुछ हो जाता है इस केस में, तो बी केस फाइल कर सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे टेम्पररी राइट किसके पास है? बी के पास। तो अगर आप किसी को प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी देते हो यूज़ करने के लिए, असाइन करते हो, तो उस केस में दैट पर्सन हैज़ द राइट, दैट इज़ टेम्पररी राइट, या उसको शॉर्ट टर्म राइट कहा जाता है, जो टेम्पररी राइट उसके पास दिया जाता है, तो वो पर्सन भी सूट फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बच्चों, देखिए इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पे क्या दिया बच्चों एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल ये था है कि एक्स प्लेज हिज बाइक, एक्स ने अपनी बाइक किसके पास दे दी? वाई के पास दे दी। कितने रुपए के लिए प्लेज किया? मतलब लोन लेने के लिए, फॉर 1 लाख रुपए। अभी मैंने अगर किसी को बाइक दी है, उसके बदले में उसने मुझे 1 लाख रुपए दिया, तो मेरा फर्ज क्या है? उसको 1 लाख रुपए वापस देना, मेरी बाइक वापस लेके आना। ये सुनो, उसी के लिए मैंने बाइक उसके बाद एज सिक्योरिटी दी है। तो इसमें वाई क्या करता है? जो सामने वाला पर्सन अनलॉफुली, मतलब विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, सोल्ड कर देता है बाइक टू जेड बिफोर द लैप्स ऑफ लोन पीरियड। भाई साहब, मुझे आपने 1 लाख रुपए दिया, बोला, मैंने आपको बोला 1 महीने के बाद मैं आपको पैसा देता हूँ, ये गाड़ी मेरी गाड़ी आपके पास रखी, आपने 1 महीने के पहले मेरी गाड़ी बेच दी। तो इस केस में एक्स ने केस फाइल किया किसके अगेंस्ट? जेड, फॉर पोजीशन ऑफ हिज बाइक विदाउट पेइंग द लोन अमाउंट इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम फिक्स फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब ये केस मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, एग्जाम में केस लो आई थी। देखिए बच्चों, अगर एक्स है, ठीक है, एक्स को पैसे की ज़रूरत है, एक्स को क्या ज़रूरत है बच्चों? पैसे की ज़रूरत। एक्स ने लोन लिया, अब लोन किससे लिया? वाई से लिया। कितने रुपए का लोन लिया? 1 लाख रुपए का। कितने महीने के लिए लिया? 1 महीने के लिए लिया। और एक्स ने अपनी गाड़ी किसके पास थी? एक ने अपनी गाड़ी बाइक वाई के पास है। ठीक है, एक्स ने अपनी गाड़ी किसके पास थी? वाई के पास। अब लोन लिया है एक्स ने 1 लाख रुपए का 1 मंथ के लिए। वाई क्या करता है? वाई 1 महीने के पहले, मतलब बिफोर 1 मंथ, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, मतलब 1 महीना खत्म होने के पहले। तो जो वाई है वो क्या करता है? 1 महीना खत्म होने के पहले ही ये बाइक किसको बेच देता है? ये बाइक बेच देता है जेड को बेच देता है। अब मुझे बताइए ये कैसे पॉसिबल है? अब ये बाइक किसके पास हो चुकी है? जेड के पास है। अभी इस केस में अभी एक्स को क्या करना पड़ेगा? सूट फाइल करना पड़ेगा। तो एक्स कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट वाई। बट इस केस में सेक्शन 7 क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 7 जो अपन ने अभी पढ़ पढ़ लेते हैं, सेक्शन 7 ये कहता है कि भाई साहब, आपके पास वो पोजीशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का इन अ बेटर वे। बेटर वे मतलब क्या? सबसे पहले फर्स्ट आपको इसको लोन को क्या करना पड़ेगा बच्चों? लोन को रीपे करना पड़ेगा। अगर आप लोन को रीपे करते हो, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो? सूट फाइल कर सकते हो अगेंस्ट द वाई अंडर सेक्शन 7। बट अगर आप ये लोन रीपे नहीं करोगे, देन उसके बाद ये केस फाइल करोगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपने डिफॉल्ट किया, पैसा नहीं भरा, तो आप क्लेम कैसे करोगे? सुनो, अगर आपने आपका इंश्योरेंस निकाला, आप किसी की डेथ हो गई, तो आप क्लेम कर सकते हो, बट आपने इंश्योरेंस ही पे नहीं किया, आप तो क्लेम कैसे कर सकते हो? वैसी ही बात होगी कि आप अगर लोन को रीपे कीजिए, देन उसको क्लेम कीजिए। ये सुनो, देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊँ, 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी बनाए, देखिए सेम क्वेश्चन आया था। अभी देखिए क्या लिखा है, एक ने सेम क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम उठाया था यहाँ पे। विदाउट पेइंग द लोन इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन, डिसाइड गिव रीजंस अगर इनवर्ट द प्रोविजंस रिलेटेड टू द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे कौन सा सेक्शन बताओगे सबसे पहले? अब इसका आंसर कैसा होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले फर्स्ट आप बताओगे सेक्शन 7 क्या कहता है। तो अपन ने क्या पढ़ा? सेक्शन 7 ये कहता है कि भाई साहब, आपके पास जो प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी, उसका बेटर टाइटल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 7 ये कहता है, अगर नहीं है तो आप ये प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। रिकवर कैसे कर सकते हैं? सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से आप रिकवर। अब यहाँ पे क्या बोला, अगर आप उस प्रॉपर्टी को किसी को टेम्पररी ट्रांसफ़र करते हो, इस प्रॉपर्टी को आप टेम्पररी किसी को ट्रांसफ़र करते हो, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं ट्रांसफ़र करते हो तो। बट जो लायबिलिटी है उसके ऊपर, वो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। देन आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। ये पहले आपको प्रोविजंस को मेंशन करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो चुका है। ये प्रोविजन जब आप मेंशन करोगे पहले स्टार्टिंग में, देन नीचे आके बने बताने का हेंस देयरफॉर, हेंस देयरफॉर बताने का, इस केस में एक्स कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट वाई बिकॉज ही इज नॉट रीपेइंग द लोन। इतना सिंपल आंसर बच्चों, 5 मार्क का क्वेश्चन था। पता है कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन? 5 मार्क का क्वेश्चन। क्या इतना इजी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? आप कहते हो कि जिगल बहुत डिफिकल्ट आता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है? कैसे? तो ये नोट्स मैंने बहुत बेहतरीन बताई है, ये मैंने नोट्स आपके लिए बहुत अच्छी बनाई है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा बच्चों? अभी अपन ने पढ़ा सेक्शन 7, 5, 6, 7 पढ़ा।
अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, सेक्शन 8। फिर अब मैं आपको कंक्लूजन पूरा लिख के दूंगा कि कैसे बनाना है इनका शॉर्ट। सेक्शन 8 क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 8 कहता है कि ऐसा इंसान जो ओनर नहीं है, मतलब ऐसा इंसान जो ओनर तो नहीं है, बट उसने वो पोजीशन वापस देना चाहिए जिसके पास से उस। इसका मतलब क्या है? आपको सिंपल चीज आप समझिए। मैंने मेरी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्टी को दी थी, क्योंकि मैं 17 साल का हूँ, तो मैं भी यहाँ पे प्रॉपर्टी को मैनेज कर ट्रस्टी। तो भाई साहब, जब मैं क्लेम करता है, याद रखना, व्हेन द थिंग क्लेम इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ, तो इसने ये प्रॉपर्टी वापस देनी चाहिए, मे बी कंपेल स्पेसिफिक टू डिलीवर टू द पर्सन इंटाइटल्ड टू इट्स इमीडिएट पोजीशन इन एनी फॉलोइंग केसेस। अगर आपको इस केसेस में आपके पास प्रॉपर्टी आई है बट आप ओनर नहीं हो, तो आपको प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ेगी ओरिजिनल ओनर, जो जो उसका रियल ओनर है ना, उसको वापस प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। सेक्शन 8 ये कहता है। अभी कौन से केसेस में प्रॉपर्टी आपके पास आ चुकी है? एक, आपको ट्रस्टी या एजेंट अपॉइंट किया है, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, तो प्रॉपर्टी आपको वापस देना पड़ेगा। बट सेक्शन 7 क्या कहता है? जिसकी प्रॉपर्टी है वही ट्रांसफर कर सकता है। बट इस केस में हमने आपको एजेंट अपॉइंट किया था, एज ए ट्रस्टी अपॉइंट किया था, इसलिए वो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर, आप ओनर तो नहीं हो, ओनर तो नहीं है, बट आपको किसी रीज़न की वजह से हमने प्रॉपर्टी दी, और प्रॉपर्टी उनको वापस दी। सेक्शन 7 क्या कहता है बच्चों? जो ओनर है वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। बट ये क्या है, इसके अंदर एक्सेप्शन है कि भाई साहब, हम ओनर तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास आई थी, या हम आपको वापस। तो कौन होता है? ट्रस्टी एजेंट भी हो सकता है, जिनको प्रॉपर्टी वापस देना पड़ेगा। सेकेंड, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कंपनसेशन देना अफोर्ड नहीं कर पाता है प्लेंटिफ। मतलब भाई साहब याद रखना, यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन कंपनसेशन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडवोकेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। अभी मैंने बोला ना आपको, मैंने किसी को प्रॉपर्टी दी है, तो प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए, बट वो प्रॉपर्टी मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में इमोशनल अटैचमेंट। मुझे प्रॉपर्टी का आप 10 करोड़ रुपए देंगे, मार्केट में वैल्यू 1 करोड़ रुपए मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे उस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी मार्केट में यूनिक है, किसी के पास नहीं है, मुझे कंपनसेशन से कोई फर्क नहीं करता। तो ये इस केस में आपको प्रॉपर्टी वापस देना। तीसरा, अगर ये डिफिकल्ट है असर्टेन करना कि कितना डैमेजेस हुआ है, तो उस केस में आपको प्रॉपर्टी वापस, क्योंकि यहाँ पे बोला व्हेन इट कुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेजेस कॉज्ड बाय द इट्स लॉ। क्योंकि आप अगर प्रॉपर्टी नहीं दोगे, उसके बाद मुझे कितना लॉस होने वाला है ये आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरे फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को आप काउंट कर सकते हो, इतना आपको लॉस हुआ, इतना सब कुछ, इम्पॉसिबल टू काउंट। तो उस केस में प्रॉपर्टी आपको वापस देना पड़ेगा। व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ होता है ना, जो केस फाइल, उसके गलती से प्रॉपर्टी आपके पास गई है, वापस दी। जैसे मैंने स्कूटर आपके घर के नीचे रखा था, चाबी उसको रह गए, आपने उसको यूज़ कर आप उसको यूज़ कर गए, ये नहीं माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी गलती से मेरी प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे रह गई। गलती से अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के पास चली जाती है, तो याद रखना वो प्रॉपर्टी वापस देना। क्या सुनो, चलिए। तो याद रखना बच्चों, ये बहुत ईजी था, और ये एग्ज़ाम में मतलब बहुत ईजीली क्वेश्चन आते, तो अपन एक बार रिवाइज करते कि सेक्शन 5, 6, 7, 8, और ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। एग्जाम में कुछ भी आना बच्चों, तोड़ देने का, फाड़ देने का। ये क्या इतना इजी कोई सब्जेक्ट होता है कि आप बोलते हो डिफिकल्ट डिफिकल्ट? चलिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर मैं आपको आज, और मैं आप इसकी गारंटी दे रहा हूँ, इसकी गारंटी दे रहा हूँ, इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि आप ये कभी भूल नहीं पाओगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, गारंटी दे रहा हूँ मैं आज के बाद, आप ये कभी भूल नहीं पाओगे, आप तक की गारंटी है। सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, और मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा ना, आप कभी भूल नहीं पाओगे। याद कैसे करना वो भी बताओ, चलो। सेक्शन 5 क्या कहते हैं, सेक्शन 7 क्या कहते हैं? दोनों सेम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 5 एंड 7 सेक्शन क्या कहता है? अभी अभी 5 एंड 6 ये बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसकी बात करता है बच्चों? सेक्शन 5 एंड 6 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड सेक्शन 7 एंड 8 किसकी बात करता है? मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, सेक्शन 7। अभी सेक्शन 5 एंड 7 क्या कहता है? दोनों सेम कहते हैं कि जिसके पास बेटर टाइटल है वही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, वही प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है, किसी से रिकवर कर सकता है। और यह रिकवर करने तरीका कहाँ पे मेंशन किया है? सिविल प्रोसीजर कोड में मेंशन किया है। ठीक है। अब सेक्शन 6 क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 6 कहता है, अपने क्या पढ़ा इमोबल प्रॉपर्टी का सेक्शन। सेक्शन 6 कहता है कि भाई साहब, आप सूट तो फाइल कर सकते हो। सूट क्या कर सकते हो?
फाइल कर सकते हो, बट ये दो केसेस में आप सूट नहीं फाइल कर सकते। कौन से केसेस में बच्चों? अगेंस्ट द गवर्नमेंट आप सूट नहीं फाइल कर सकते हो। दूसरा, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है किसी ने विदाउट योर कंसेंट अगर डिसपोजेस की है, अगर उसको 6 मंथ एक्सपायर हो चुके हैं, तो उस केस में आप सूट नहीं फाइल कर सकते। ये सेक्शन 6 में लिखा है, आप केस ही नहीं कर सकते। बट हम ये नहीं कहना चाहते कि हम आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते आपको, बस आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप लेके आइए, आप फाइल कर सकते हैं सूट। बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ओरिजिनल, तो आप अपील भी नहीं कर सकते, और आप उस ऑर्डर को रिव्यू भी नहीं कर सकते। यार नहीं, अपन ने पढ़ा था सेक्शन 6 के अंदर। सेक्शन 7 क्या कहता है बच्चों? सेम मैंने बता दिया था, मूवेबल प्रॉपर्टी का बेटर टाइटल, आपके पास प्रॉपर्टी है आप उसको यूज कर सकते हो। सेक्शन 8 क्या कहता है बच्चों? अगर ये प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, आपने किसी और को दी है, किसी और को ट्रांसफर किया टेम्पररी, बट वो ओनर नहीं है। ओनर कौन है? ओनर आप ही हो। ओनर कौन है यहाँ पे? प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ ओनर है, बट ओनर ने, प्लेंटिफ ने क्या किया? किसी और को प्रॉपर्टी एक्स को ट्रांसफर की थी टेम्पररी बेसिस पे, तो वो प्रॉपर्टी प्लेंटिफ को वापस देना चाहिए। तो कौन, किस किस ने वापस देना चाहिए? एक तो आप ट्रस्टी हो, या तो आप एजेंट हो। दूसरा, या तो कंपनसेशन देना, उस प्रॉपर्टी का कंपनसेशन देना इम्पॉसिबल है, मतलब कंपनसेशन से फर्क नहीं करता, क्योंकि हमको कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर्टी चाहिए। तो उस केस में प्रॉपर्टी वापस आना है। तीसरा, अगर जो लॉस हुआ है, उस प्रॉपर्टी अगर नहीं दी आपने, जो लॉस होगा मुझे, वो पैसे में काउंट करना इम्पॉसिबल। तो इस केस में वो प्रॉपर्टी मुझे, आपको मुझे वापस देना ही पड़ेगा। तो ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 8 कहता है। देखिए, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, या 4 सेक्शन आपने बहुत ईजी, लेकिन एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया लास्ट। तो अगर एग्जाम में आप ये सीक्वेंस बता दोगे ना, अगर एग्जाम में इमूवेबल प्रॉपर्टी का आया, सेक्शन 7 और 8 दोनों एक्सप्लेन कर दीजिए, और नीचे प्रोविजंस बता दीजिए क्या क्या है। अगर आपके सेशन पर इसका रिप्लाई देना कमेंट बॉक्स में, एंड इसके नोट्स एंड सब कुछ शेयर करो। ठीक है बच्चों, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दो। ये था अपना आज का पहला सेशन, दैट इज स्पेसिफिक फैक्ट का, सेक्शन 5, 6, 7, 8। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट कल के लिए। अगर आपको पसंद आया तो बाकी के लेक्चर्स के लिंक्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। कोई डिफिकल्ट नहीं होता है बच्चों, सिर्फ आपके अंडरस्टैंड और आपके सेक्शंस कैसे याद रहते हैं, और एग्जाम में इतना परफेक्ट याद किया ना आपने। और ऐसी ही मेरी चार्ट बुक है, मैंने चार्ट बुक ऐसी ही बनाई सेक्शन 5। अगर आप ये चार्ट बुक देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, एग्जाम के पहले रिविजन करना बहुत आसान है। तो ये बहुत सिंपल सी नोट्स में आपके लिए। ठीक है बच्चों, मच नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टाइम, मच बाय।